नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि यह घोटाला पूरे 2000 करोड़ रुपए का है। दावा यह भी है कि इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसर भी शामिल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे अनवर ढेबर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अनवर ढेबर कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। ईडी ने दावा किया है कि राज्य में 2019 से 2022 तक 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसमें राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था। अच्छी शराब, सरकारी शराब दुकान बेचने और इससे मुनाफा कमाने का आरोप अनवर ढेबर पर लगा है। ईडी ने इसी साल मार्च में अनवर ढेबर के घर समेत छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 35 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। अब शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। पिछले 4.5 सालों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन बीजेपी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए पूर्णतः शराबबंदी के वादे को निरंतर राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका आरोपियों ने वापस ले ली है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार भी लगाई है। जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है। और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जब अवसर था 15 साल सरकार में जब रहे, तब यही रमन सिंह 2011 में कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया उल्टा। 300 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ से ऊपर तक पहुंचाया। शराब का सरकारीकरण करके गांव-गांव तक शराब को पहुंचाने वाले यही रमन सिंह थे। गोवा को पीछे छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब की खपत के मामले में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने वाले यही रमन सिंह की सरकार थी। आज जब भूपेश बघेल सरकार फुल प्रूफ सिस्टम बना रही है, 3 कमेटियां बनाई गई है, क्रमिक रूप से शराबबंदी की जा रही है। वनांचल के क्षेत्र में बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू करके ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार दिया गया है और मैदानी क्षेत्र में शराबबंदी के लिए क्रमिक रूप से कदम उठाए जा रहे हैं। पहले साल 53 दुकान, फिर 50 दुकान, 103 दुकानें बंद की गई है। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ उचित शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रुपेश दुबे जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रवीण साहू साथ में जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सबसे पहले उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। कैसे देखते हैं आप इस मसले को? राज्य में जल्दी चुनाव भी होने वाले हैं और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। कैसे देखते हैं सर? आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें, उसके बाद अन्य मेहमानों से प्रतिक्रिया लेंगे, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शराबबंदी का मुद्दा तो कांग्रेस में मुझे नहीं लगता कि पूर्णतः शराबबंदी की जो बात की थी वो अभी ऐसा नहीं है। पूर्णतः शराबबंदी विषय है। रमन जी के भी वही कह रहे हैं कि भाई हमने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 500 तो जहां पॉपुलेशन है वहां, फिर जहां 1000 हो 2000। रमन सिंह के हिसाब से अगर चले तो 13 वर्ष लगेंगे शराब बंद करने में। मैं 2018 से इसको बोलते आ रहा हूँ और इन्होंने तो शराबबंदी की बात इसलिए नहीं की। वो एक ठीक है कि वो कहाँ बंद करेंगे, और गंगा जल वाली जो बातें उठती हैं वो कोई बहुत मैनिफेस्टो में नहीं थी कुल मिला के। लेकिन शराबबंदी किनके लिए? रेवेन्यू है, नंबर 1 की भी, नंबर 2 की भी, वर्तमान सरकार के लिए भी। और इस जो बहुत अच्छे मॉडल है, ये मॉडल बनाया है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार बेच रही है, इस मॉडल को बेच रही है चेतन, इस चीज को समझिएगा। अन्य प्रदेश में ऑफिशियली बेच रही है। तो ये मॉडल जो है वो रमन सरकार ने इसका इजाद किया था
वर्तमान सरकार ने इसको बड़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है और उससे लाखों रुपए कमाए और राजस्व 6,800 करोड़ तक पहुंचा। मगर इसमें एक चीजें इन्होंने की जो परिवर्तन किए कि वो ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन को एक पार्ट, जो मलाई वाला पार्ट में बोलता हूँ, वो निकाल के 3 व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति को दे दिए। एक सरकारी संस्था से मलाई वाला काम निकाल के 3 प्राइवेट कंपनी को देना जो इनके नियर एंड डियर हैं, ये कहीं से उचित नहीं था और करप्शन की शुरुआत वहीं से होती। ठीक है। तो वो 3 लोग जो इस व्यवसाय के भी नहीं थे, जिनको मार्च 2020 में काम दे दिया गया और उनके पास किसी तरीके का इस तरीके का अनुभव भी नहीं था, वो कंपनियां ही जनवरी में बनी थी और मार्च में उनके पास लाखों रुपए के, करोड़ों के, अरबों के काम थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या योजना है। ये बात हकीकत है कि दुकानों में, बाकी तो ईडी प्रूफ कर ही रही कि दुकानों में नकली होलोग्राम से शराब बिक रही थी। तमाम तरीके से राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। इसमें 6,800 करोड़ का राजस्व है और 6,800 करोड़ का दूसरे नंबर का राजस्व है जो आता है, अगर आप बहुत माइक्रोस्कोप लगा के इसको देखेंगे। दूसरा, शराबबंदी की बात, शराबबंदी किसी ने वादा नहीं किया। आप देखिए, साहू जी का बयान भी गंभीरता से सुनिए, रमन सिंह का भी सुनिए। शराबबंदी न भाजपा सरकार कर सकती थी, न कांग्रेस सरकार कर रही है। इससे रेवेन्यू आती है, देश चलता है और अन्य चीजें भी चलती है। आप सब चेतन जी इसको समझने का प्रयास कीजिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो शराबबंदी व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी संभव नहीं। 7 राज्यों से घिरा हुआ प्रदेश है, 65% लोग एरिया जिसमें पेशा कानून लागू है, वहां पे तो आप शराबबंदी कर नहीं सकते। इंपोर्ट, इधर उधर से इंपोर्ट और स्मगलिंग शराब होने लगेगी। व्यवहारिक दृष्टिकोण से शराब बंद करना आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। सामाजिक रूप से आप इसको ले लें तो बात अलग है कि सामाजिक आंदोलन हो, सामाजिक अपने आप में एक लोग कसमें खा ले तो बात अलग है जी। लेकिन सरकारी रूप से शराब बंद कर पाना संभव नहीं है। ठीक है शर्मा जी, लौटता हूं आपके पास जी। ठीक है, प्रवीण साहू जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले माँ भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ को प्रणाम करता हूँ और आपको भी और उदित जी, आप दोनों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है, हमारे सभी के मुख्यमंत्री घोषणा भी है। अपने जन घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 14 में आपने कहा था कि पूर्णतः शराबबंदी करेंगे। पॉइंट नंबर 12 बताना चाहूंगा, यहाँ तक अनुसूचित क्षेत्रों में भी ग्राम सभा को आपने अधिकार देने की बात की थी कि आप शराबबंदी कर सकते हैं। लेकिन 4.5 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा कोई भी कार्य वर्तमान सरकार ने नहीं किया है शराबबंदी की ओर अग्रसर होता है। देखिए, व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कितना प्रतिबद्ध है वो धरातल पर उनके कार्य को देखकर समझ आता है। धरातल पर आप देख सकते हैं कि जहरीली शराब बिक रही है, सरकारी दुकानों से नकली शराब बिक जा रही, नकली होलोग्राम के माध्यम से, और सरकार केवल और केवल चुप्पी साधे बैठी है। ईडी जब आती है तो पता चलता है कि 2,000 करोड़ का घोटाला है। देखिए, अनेक पत्रकारों ने पत्र आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ईडी का प्रेस रिलीज में समक्ष रख रहा हूँ कि मेरे या भारतीय जनता पार्टी का मकसद तो नहीं है, संवैधानिक संस्था यानी ईडी का ही प्रमाण है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मास्टर्स के रूप में ये सरकार शराब घोटाले करने वालों को संरक्षण दे रही है और कांच की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, बार बार इससे कांच की हांडी नहीं चढ़ेगी। जनता जानती है कि जनता तो गुमराह कर दे कांग्रेस सरकार, धोखे से इस सरकार में साबित हुई है। लेकिन केवल 6 महीने बचे, सारे के सारे झूठ है उनका पर्दाफाश हो चुका है। झूठ का झूठ पर सच्चा जो भी सच है सामने आ चुका है। और मैं तो इनको पूछना चाहूंगा कि जो आपने कहीं ना कहीं दृढ़ता से आपने कहा शराबबंदी करेंगे, है ना, आप सैनिटाइजर को दोष दे रहे हो, आप कहने के स्प्रिट को दोष दे रहे हैं कि शराबबंदी का नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सम्मानित कांग्रेस के प्रवक्ता से, यदि आप इस विषय के इतना गंभीर है तो 4.5 वर्ष में कितने जन जागरूकता अपने कार्यक्रम या अभियान किए जिसके माध्यम से आपने जनता को जागरूक किया कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, है ना, या शराब नहीं पीना चाहिए। शराबबंदी की बात तो आपने कही है, लेकिन आपने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं इसके आंकड़े इनके पास नहीं रहेंगे। आंकड़े किसके घोटाले के? ईडी अपने प्रेस रिलीज में बार बार कह रही कि घोटाला हुआ है, 3 चरणों में घोटाला हुआ है। मैं तो सरकार से पूछता हूं, यदि आप इतने ही गंभीर है अपने कार्यों के लिए तो आपके कार्य धरातल पर क्यों रिश्ते हैं? आपके बोनर और बैनर और पर लिखते हैं किससे आपने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, लेकिन शराबबंदी करने के लिए आपने क्या काम किए? कितने पुनर्वास केंद्र खोले, कितना जागरूकता अभियान किया? उसके लिए आपको एक भी पोस्टर आपको धरातल पर नहीं दिखेगा। लेकिन धरातल ठीक है प्रवीण साहू जी, जवाब भी ले लेते हैं जी, जवाब भी ले लेते हैं। हाँ,
ठीक है, रुपेश दुबे जी आपके पास आऊंगा, क्या कुछ कहेंगे आप? तमाम बातें यहाँ पे अभी दोनों ही मेहमानों ने की है, साथ ही कई गंभीर आरोप सरकार पर लग रहे हैं। ये शराब घोटाला, बीजेपी की तरफ से गोबर घोटाले की बात भी की गई है, गौमूत्र घोटाले की बात भी की जा रही है, तमाम घोटालों के आरोप लग रहे हैं। चेतन जी नमस्कार। भाजपा मुद्दों के दिवालियापन के कगार पर है, इनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। आज प्रवीण जी कम से कम गंगा जल हाथ में लेकर के शराबबंदी की बात नहीं की, नहीं तो भाजपा के तमाम नेता अज्ञानता के साये में है और वो बार बार बोलते हैं कि गंगा जल हाथ में लेकर के कांग्रेस ने कसम खाया था। ये अपने 15 वर्षीय कुशासन को भूल गए, जिस प्रकार से शराबबंदी के लिए सुनियोजित साजिश शराबबंदी ना करके सुनियोजित साजिश के चलते भाजपा ने एक ऐसे अधिकारी को बिठाकर रखा था जो संविदा नियुक्ति में उसके माध्यम से लगातार शराब के लिए इन्होंने भ्रष्टाचार किया और तो और शराब को सरकारीकरण करके इन्होंने जो सरकार को कलंकित करने का काम किया है वो किसी भी परिस्थिति में क्षम्य नहीं है। इनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति शराब की जो बिक्री थी गोवा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान था और आज छत्तीसगढ़ सरकार कृत संकल्पित है। शराब की नीति के लिए वहां अध्ययन के लिए दल भेजा जा रहा है और शराबबंदी के लिए जब समिति बनाई जाती है तो उसमें भाजपा के लोग अपने विधायकों का नाम भी नहीं दे करके ये शराबबंदी के नीति के विरोध में आपके पास आऊं। जैसे कि मैं बता देता हूं, इनके द्वारा बार बार ये कहा जाना कि कांग्रेस ने शराबबंदी, अरे अपने 15 वर्षीय कार्यकाल का अपने वो तो देख लो कि आप लोगों ने शराबबंदी कितने पुनर्वास किए। दुर्भाग्यजनक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शराबबंदी के लिए इन्होंने महिला वाहिनी जैसे हमारी नारी शक्ति महिलाओं का भी इन्होंने उपयोग किया और उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया। शराबियों से उनकी महिलाएं, माताएं, बहनें के ऊपर अत्याचार होते थे। उसके बाद जब शिकायत होती थी तो पुलिस प्रशासन भाजपा के संरक्षण में, सरकार का संरक्षण में उन पर कार्रवाई भी नहीं करते थे। ठीक है, और शराबबंदी कांग्रेस सरकार शराबबंदी उस प्रकार नहीं करना चाहती जिस प्रकार से गुजरात में है, घर घर में जाके शराब बांटा नहीं। बात घोटाले की हो रही है ना रुपेश जी, बात ईडी की कार्रवाई पर हो रही है कि 2000 करोड़ का जो फिगर बताया जा रहा है। हाँ देखिए, ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी ने जिस प्रकार संपत्ति जब्त करने की बात की तो ईडी ये बताएगी कि उन्होंने शराब घोटाले में किस प्रकार संपत्ति को जब्त किया है। देखिए, भाजपा ईडी और आईटी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार का डफली राग अलापने का काम कर रही है। अपने निकम्मेपन और अपने नकारापन को छुपाने के लिए ये ईडी और आईटी के साथ में काम कर रहे हैं। तो याचिका लगाई थी कोर्ट में, वो वापस ले ली। देखिए, याचिका उन्होंने किस बिंदु पे याचिका लगाई थी ये उनका व्यक्तिगत मामला रहा होगा और क्यों उन्होंने वापस ली इसके बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई यदि आरोपी बनाए गए हैं तो वो माननीय न्यायालय के समक्ष में अपनी गुहार लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा बार बार आरोप लगाती है अपने गिरेबाज झाखले और शराबबंदी के लिए सरकार जब नीति बनाती है तो भाजपा क्यों नहीं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जी प्रवीण जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कहना चाहूंगा कि कमेटी की बात कर रहे थे, ये पूरी सरकार कमेटी ही है, कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं। सत्यनारायण शर्मा जी कह चुके कि शराबबंदी संभव नहीं है, कमेटी पे कमेटी बनाए, कमेटी के रिपोर्ट आप प्रस्तुत कर लीजिए और मीडिया में भी देख लीजिए, लेकिन कमेटी बनाने के बाद उसकी रिपोर्ट पर अमल तो करिए। कब करेंगे आप 15 साल को कोस रहे हैं, आपके साथ सत्ता है, 4.5 वर्ष हो चुके हैं, कब काम करेंगे आप? देख लो, 4 साल में अभी बात कर रहे हैं आप। देखिए, वही बोल रहा हूँ, आप कब करेंगे बताइए। आपने देखिए उचित जी ने आपके सरकार को आईना दिखा दिया। बहुत बड़ा वक्तव्य उन्होंने कहा कि बेवरेज कमीशन एक प्राइवेट कंपनी को दे दी जिनको अनुभव नहीं था। सरकार का पर्दाफाश तो वही हो जाता है कि बेवरेज कॉर्पोरेशन जैसे संस्था को आपने निजी हाथों में दे दिया, क्योंकि आप चाहते हैं कि शराब के माध्यम से आय व्यक्तिगत रूप से हो। सरकार को आपने ना कहीं आपने कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना लिया है ताकि आप फंडिंग कर सके अपने आला कमान को। की जनता जान रही है। देखिए,
आपके पास क्या है? घोषणा पत्र। ठीक है रुपेश जी, एक एक कर अपनी बात रखें। ठीक है जी। देखिए चेतन जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, है ना। आदरणीय लक्ष्मण जी कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में प्रदेश में वो शराबबंदी लक्षण लागू नहीं होने देंगे। भिड़े जी कहते हैं कि थोड़ी शराब पिया करो, अच्छी नींद आती है ना। टेकाम जी कहते हैं कि ना शराब में कितना पानी बनाना चाहिए इसकी जान दे रहे हैं। तो इनके मंत्रीगण खुद बता रहे हैं कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए, उल्टा बता रहे हैं कि शराब पीने के तरीके क्या है, उससे लाभ क्या है। और आबकारी मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं हो सकती है। इसका मतलब सत्ता और संगठन में कोई सामंजस्य नहीं है। सामंजस्य केवल और केवल घोटाले करने में। इसलिए ईडी संस्था आकर यहाँ पर 2000 करोड़ घोटाले का पर्दाफाश करती है, जिसके उजागर होने से कांग्रेस को तकलीफ होती है। सिंचाई मिली खंबान नोचे, मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, लौटता हूँ। कमेटी सरकार केवल कमेटी बनाती है, कमेटी के विचारों पर कोई कार्य नहीं करती। ठीक है, लौटता हूँ आपके पास। उचित शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। सर, घोटाले की बात यहां पर लगातार हो रही है, राजनीति अपने शर्म पर है, दोनों तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिसका नुकसान हो रहा है वो है जनता। साथ ही आप क्या कुछ कहेंगे कि आने वाले चुनावों में इसका कितना असर उन चुनावों पर पड़ेगा और जनता किस तरफ जा सकती है? क्या कुछ, कैसे देख रहे हैं आप? सेट करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। जो भ्रष्टाचार का एक थंपा, भ्रष्टाचार का एक जो सीकड़ा जो इनके चेहरे पर लगाना था, उसमें वो कामयाब रही है। ये बात हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी के सारी और तमाम बातों का जवाब कांग्रेस के पास है, मगर भ्रष्टाचार की बात का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। और ये बात सत्य है कि करप्शन हुआ है, जांच का विषय है, कोर्ट और अदालतों ने भी कहा है। 210 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है। क्या दुबे जी ये बता पाएंगे कि ढेबर जी की जो 210 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है वो मनरेगा की मजदूरी करके कमाई गई है या भ्रष्टाचार करके कमाई गई है? ये बात क्लियर है। रहा संविदा की बात जो कर रहे थे कि संविदा के अधिकारी भाजपा ने बैठा लेते, संविदा के अधिकारी भाजपा ने बैठा लेते, तो जो अभी भी आए ना वो भी संविदा पे बीएसएनएल से आए। उन्होंने ये करप्शन, एक्चुअली ये डेपुटेशन में लाने वाले व्यक्ति को करप्शन पे लाया जाता है, पर्टिकुलर करप्शन के लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। और वो अभी जो जेल में है वो भी डेपुटेशन बीएसएनएल में, जिसको आपने लाया। पिछले वाले समुद्र सिंह थे जो भाजपा ने लाए थे, अभी वाले 7 समुद्र सिंह हैं जो आपने लाए। ये बात सत्य है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि 2000 नहीं, अब जब गौर से ईडी जाकेगी तो 4000 करोड़ का घोटाला दिखेगा। नहीं सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहा है, उन्होंने कहा कि 2000 नहीं 9000 करोड़ का घोटाला है। नहीं, वो बहुत सही। आप इसको समझिए कि ये जो है, ये जो खेल हो रहा है, ये केवल शराब के नहीं है, ये रेवेन्यू जीएसटी का भी नुकसान है, एक्साइज का भी नुकसान है। नकली शराब बना के बेची जा रही है, एक ही काउंटर से एक सरकारी स्कैन करके बिक रही है और एक बिना स्कैन के बिक रही है। शराब फैक्ट्रियों से डायरेक्ट माल शराब दुकानों में आ रही है। ये क्या हो रहा है? कहाँ छत्तीसगढ़ सरकार, कहाँ ईओडब्ल्यू, कहाँ एंटी करप्शन? तमाम शिकायतें 2019 से हो रही है। तो जरूरत क्या है कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की बेवरेज कॉर्पोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़, उसको एक मलाई वाला काम देके 3 प्राइवेट को देना किस जगह लिखा हुआ है? ठीक है। फिर संविदा में उसी अधिकारी को फिर आप आईएएस को रिपीट करके लाना, जो अभी कोर्ट कचहरी खेल रहे हैं। तीसरी बात, उनका कोर्ट का जो व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये मैंने अभी एक्सपोज किया। आज ही मैंने उस न्यूज को खबर दी, एक्सपोज सॉरी, मैंने पहली न्यूज ब्रेक की कि इन्होंने जो अपने कोर्ट में वापस लिए, चेतन जी जो बोल रहे थे कि उन्होंने विड्रॉ किया है, वो विड्रॉ किया है कि ये आरोप लगा रहे थे कि पीएमएलए की ये धारा गलत है, तो वो पीएमएलए पर लगा रहे थे। जो 3 बेंच के जजेस, माननीय जजेस सुन चुके थे, अब ये ही 2 बेंच के सामने लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी रूप से ही गलत है, आप पीएमएलए पे कोई सवाल, उनकी धाराओं पे, उनकी शक्तियों पे कोई सवाल नहीं कर सकते। पीएमएलए पे जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो पीएमएलए की शक्तियों पे इनके सवाल थे। सवाल अपनी बेंच पे आप लगाइए, आप अपनी एंटीसिपेट, ठीक है, वो बात समझ में आती है। ठीक है, लेकिन चेतन एक चीज छोटी सी चूक गई थी कि जी सर प्लीज जल्दी कंप्लीट कर लें, समय का थोड़ा अभाव है जी। 2023 के चुनाव में करप्शन का जो परसेप्शन विपक्ष लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत हद तक सफल रहेगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते तक इसको बराबरी के स्कोर पे ला सकती। ठीक है रुपेश जी, सर 30 सेकंड आपके पास, अपनी बात रखिए जी। लास्ट कमेंट के लिए आपके पास आया जी। देखिए चेतन जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, आम जनता की सरकार है, वो सनय सनय शराबबंदी की ओर अग्रसर हो रही है। अभी हमने 103 दुकानें बंद करी है और ये उस स्थिति में बंद नहीं कर चाहते कि आदमी
शराबबंदी करने के बाद गली गली में शराब बिक जाए, जहरीली शराब बिक जाए। और भाजपा के कार्यकाल में तो शराब का सरकारीकरण करने के बाद 40% दुकानों की संख्या उन्होंने बढ़ाई थी। हमने दुकानों की संख्या घटाई है। और मेरी बात सुन लीजिए, 40% आपने बढ़ाए थे। और उसके अलावा ये जो बोल रहे हैं शराबबंदी के लिए, एक कंपनी विशेष के ब्रांड एम्बेसडर बन के ये शराब को बिकवाते थे भाजपा के कार्यकाल में। और तो और शराबबंदी के लिए भाजपा की कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। और वो चाहे तो बताइए किस तरह शराबबंदी होनी चाहिए। समय का थोड़ा अभाव है, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आप ठीक है, आपने अपनी बात सरकार में नहीं है, सरकार साथ नहीं है, तो आपको आरोप लगाने का भी अनैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है प्रवीण जी, 30 सेकंड है सर आपके पास भी। बताना चाहूंगा इसकी नैतिकता की पराकाष्ठा क्या होती है। मैं आपको बताऊंगा कि एक सेना का जवान जांजगीर चांपा में 15 मई के आसपास जहरीली शराब पीकर मर जाता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में जहां पर आप शराबबंदी की बात करते हैं, देश का जवान जो जहरीली शराब पीकर मर जाता है। आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने यहाँ पे छत्तीसगढ़ वासियों को धोखा दिया। और मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शराबबंदी की आपकी सांसद थे, महिला कमांडो आप लोगों ने चलवाते थे। सुन लीजिए, रुपेश जी, ठीक है, आपकी दुकान से बेच रहे। देखिए सच बोल रहा हूँ, तो तकलीफ हो रही है। आप कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं जानते हैं कि शराब दुकान में 2 काउंटर है, एक लीगल एक इनलीगल। शराब के बॉटल पर प्रिंटिंग का रेट अलग होता है, एक्चुअली अलग होता है। कमीशन प्रत्येक बॉटल में 75 से लेकर 150 रुपए तक रुपेश जी जैसे लोगों के पास कमीशन पहुंचता है, होटल मार्केट के पास। आपको बताना ठीक है प्रवीण जी, समय का थोड़ा अभाव है, अब मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।